नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A2B2 स्टडी पर। आज हम आपको कराने वाले हैं डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी E1 ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी इनके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। गुर्दे की नलिका की परत में इनमें से क्या मौजूद होता है? आपको चार ऑप्शन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे कि कॉलमनर एपिथेलियम, इसका नाम आपने सुना होगा पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर 3 है क्यूबोइडल एपिथेलियम और ऑप्शन नंबर 4 है स्क्वैमस एपिथेलियम। दोस्तों, गुर्दे की नलिका की यहाँ पे बात की जा रही है। तो गुर्दे की नलिका की परत में यानी उसका जो मेन एरिया होता है, उसमें जो पाया जाने वाला ऊतक है वो होता है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले करके रख लें, क्योंकि आगे भी इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मानवों में विकराणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? मानवों में वृक्क जानते हैं आप, है ना? वृक्क क्या होता है? वृक्क जो है इसका कार्य क्या होता है? ये मानव में पाए जाते हैं और जानवरों में भी वृक्क पाए जाते हैं, तो इसका कार्य क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन। दोस्तों, वृक्क जो होता है मनुष्य के शरीर में, इसका बहुत ही अहम रोल होता है। उसका कार्य होता है ये है कि आपके शरीर में जितनी भी जहरीली गैसें या फिर जहरीले पदार्थ होते हैं, जो भी आप खाते वगैरह हैं, तो उससे कुछ न कुछ आपके शरीर को एक प्रकार से विषैले पदार्थ होते हैं। तो वृक्क क्या करता है, वो जहरीले पदार्थ को, यानी जो आपके शरीर को एक प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं, उन सभी को बाहर निकालने का, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उत्सर्जन कार्य है किसका? वृक्क का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर लंबी दयप है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। एक 20 सेंटीमीटर दयब है। दयब यानी यहाँ पे आपका थैली से संबंध है, जो मूत्राशय में मूत्र ले जाता है, तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों, वो कहलाता है आपका मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर 2 दिख रहे हैं ना, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आप सभी के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा क्लास, जो कि इसमें हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2020-21 का जो एग्ज़ाम कराया गया था जेईई के द्वारा, 2020 और 21 के बीच में जो एग्ज़ाम कराया गया था जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल द्वारा, तो उस क्वेश्चन में, उस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कराया है, जो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप इससे ये अनुमान लगा पाएंगे, ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम डेली आपको मॉक टेस्ट के रूप में क्विजेस कराते हैं, जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और क्विजेस दे करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना रहे हैं। तो आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, A2B2 स्टडी क्विज मोड चैनल है चैनल का नाम, तो आप वहाँ पे जा करके सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आप अगर बोल रहे हैं हम, तो अपनी जीभ जो होती है ना, जीभ की वजह से ही बोल पा रहे हैं। और जीभ जो कि हमारे शरीर में बहुत ही अहम एक रोल निभाता है, जो कि हमारे कुछ भी हम खाते पीते हैं तो उसका टेस्ट जो हमें आता है वो जीभ से ही आता है। तो जीभ जो है ना, आप जानते हैं, जीभ जो है हम बाहर निकालेंगे तो उसका अंदर का सिरा तो जुड़ा होता है, पर बाहर का सिरा कहीं से जुड़ा होता है? नहीं जुड़ा होता है। अगर वो जुड़ा होता तो आप उसे हिला भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते। तो जीभ जो है ये एक ऐसी पेशी है जो कि दोनों सिरों पर जुड़ा नहीं होता है।
ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस को ही पढ़ते हैं आराम से आसानी से 1 से 2 बार, तो आपको उसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला सूक्ष्म पदार्थ क्या है। दोस्तों, मानव गुर्दे में जो पथरी बन जाती है आजकल आम समस्या बन चुकी है, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मानव गुर्दे में पथरी की जो अधिकतम समस्या पाई जाती है, उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ होता है, जो पथरी होता है ना, वो किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि पत्थर जैसा हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है यही पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, पथरी जो है वो कॉमन हो गया है आज के समय में, और इसका एक ही उपाय है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीजिए और अधिक से अधिक मूत्र त्याग कीजिए। क्योंकि अगर आप लगातार बराबर पानी पीते रहते हैं तो आपके शरीर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकलते रहते हैं बराबर, और आपकी पाचन क्रिया भी बेहतर रहती है, तो पथरी होने के चांसेस कम होते हैं। बहुत सी ऐसे अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, लोग कहते हैं कि चावल अधिक खाने से या फिर कंकड़ वगैरह खा जाने पे खाने में तो हो जाता है, टमाटर की बीज वगैरह खाने से होते हैं। तो ये सब मिथक है, ये सब पे आप ध्यान न दें। अगर आप बराबर पानी वगैरह पीते रहते हैं तो आपके पाचन भी ठीक रहेगा और पथरी का कभी नामो निशान भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा समय दे दिया, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। दोस्तों, ठंडी के दिनों में पसीना तो भूल ही गया है, पसीना आने का नाम ही नहीं ले रहा है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो हमें करना ही होगा। पसीना निकालने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। देखिए, अगर शरीर में पसीना नहीं होगा ना, नॉर्मल जो एक व्यक्ति होता है उसके शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो नॉर्मल व्यक्ति एक है उसका शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप फ़ारेनहाइट में जाएँ तो 98.6 समथिंग होता है। ठीक है, तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता ही होंगी। पर जो पसीना अगर आपके शरीर से आ रहा है तो उसका कार्य क्या है, आप पसीना क्यों आता है। पसीना तो नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पसीना बराबर आ रहा है ना, तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहता है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो आपको आपका जो टेम्परेचर शरीर का है वो एक प्रकार से बढ़ जाएगा और आपको पसीना नहीं आएगा, तो फिर भी आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आपको फीवर वगैरह आ गया है तो अगर आपको पसीना आएगा तो वो आपको शरीर को ठंडा करने का कार्य करेगा और फिर भी आपका टेम्परेचर नियंत्रित हो जाएगा। तो ये पसीना होना बहुत ही ज़रूरी होता है। साल भर के अंतर भी बहुत से रोगी ऐसे होते हैं जिनके शरीर में उनके शरीर में जितना भी ब्लड वगैरह होता है पूरा का एक प्रकार से बदला जाता है उनके शरीर में ब्लड को। ठीक है, ब्लड चेंज करके नए ब्लड को उनके शरीर में डाल दिया जाता है। इसी को बोलते हैं डायलिसिस। क्योंकि हर 6 मंथ में या फिर 3 मंथ में उनका जो शरीर में ब्लड होता है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, तो उसे समय समय पर बदलना पड़ता है। इसका कारण यही है कि गुर्दा सही से काम नहीं करता है, आपका रक्त जो है वो छान नहीं पाता है गुर्दा। ठीक है, तो यही सब प्रॉब्लम होता है। तो डायलिसिस आप समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं ना, गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो गुर्दा जो है, ये गुर्दा तो कार्य तो नहीं करता है, पर गुर्दा जो है जो ख़त्म हो चुका है कहानी, वो और भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए डायलिसिस की क्रिया में आपके ब्लड को एक प्रकार से छान लिया जाता है और उसकी शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से वे पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। निर्जलीकरण जानते हैं आप हैं, डिहाइड्रेशन इसे बोला जाता है इंग्लिश में। डिहाइड्रेशन होने पर मनुष्य के शरीर में जल की
कमी हो जाती है और उसका मुंह वगैरह सूखने लगता है। तो शरीर में कौन सी सामान्यतः किस चीज़ का क्षय होता है डिहाइड्रेशन की समय यानी निर्जलीकरण के समय। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, आप जानते हैं नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो है वो आपके शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है। सोडियम आपके शरीर में अवश्य होना चाहिए और इसकी अधिकता भी होने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो नमक होता है आपके घरों में जो यूज होता है ना, नमक आपके घरों में जो यूज होता है वो नमक काफ़ी होता है आपको सोडियम देने के लिए, ठीक है। इसको हमें अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, नमक में हमें पर्याप्त सोडियम मिल जाता है जो हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किसका प्रणाली का भाग है। तो आपको हमने शुरू में ये क्वेश्चन कराया था और अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा तो इसका आंसर आप तुरंत दे पाएंगे। हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी का जो कार्य है वो किस प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो वो मूत्र प्रणाली के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ना, वही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं एग्जाम में तो 4 नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न है, किडनी की समस्या के रोगियों की अपोहन यानी डायलिसिस, ठीक है, आपको हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर कराया था कि प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर विसरण यानी ऑप्शन नंबर 4। विसरण यानी डायलिसिस क्रिया में आपके शरीर से रक्त को निकाल लिया जाता है और नए ब्लड को आपके शरीर में डाला जाता है। तो इसी क्रिया को कहते हैं विसरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है कि वृक्क में पथरी यानी किडनी क्रिस्टेटल्स एक ठोस समूह होता है। तो वो किसका ठोस समूह होता है? देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन तो दिख रहे होंगे। मैं आपको चारों ऑप्शन पढ़कर आपका और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता दूँ, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपने सुना होगा कि किसी को पथरी हो जाती है तो वृक्क में यानी किडनी का एक पथरी होती है और कभी कभी आपने सुना होगा गाल ब्लेडर में जो है पथरी हो जाती है। तो ये जो पथरी होती है, जो किडनी यानी वृक्क में पथरी होती है, इसको आसानी से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर किडनी के अलावा आपके पेट में कहीं और पथरी अगर बन जाती है तो उसका एक ही उपाय होता है और वो होता है ऑपरेशन के द्वारा उसको निकालना। तो ये जो वृक्क में यानी किडनी का जो स्टोन होता है, इसको जो ये बना होता है वो एक पदार्थ का बना होता है जो कि आप बोलते हैं पत्थर है, उसको पथरी नाम दिया जाता है। लेकिन वो बना किसका होता है? तो वो फॉस्फेट एवं यूरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये इस प्रश्न का 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं इसमें मैक्सिमम किस भाग का ये बना होता है, तो याद रखिएगा इसे हम आपको ऑप्शन में क्वेश्चन देख सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। वहाँ पर आपको दिया जाएगा क्या? कैल्शियम ऑक्सलेट का नाम दिया रहेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट का वो बना होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ऑलरेडी ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो क्या पूछना चाह रहा है। आगे हम आपको ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एडेनिन एवं ग्वानिन के उत्सर्जी पदार्थ जो कि मनुष्य द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब आपके डीएनए और आरएनए के पाए जाने वाले कुछ भाग हैं। देखिए अगर डीएनए की बात करें, डीएनए में जो है थायमिन जो है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है, और आरएनए में जो होता है उसमें भी एक अनुपस्थित होता है। तो ये आपके टोटल क्या होते हैं? एक होता है आपका एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये आपके 5 अवयव होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए में अलग अलग पाए जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम डीएनए वाले चैप्टर को कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे आपको आगे ले चलते हैं। एडेनिन एवं ग्वानिन के उत्सर्जी पदार्थ जो कि मनुष्य द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, तो वो पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं आपके यूरिक अम्ल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आपके उत्सर्जन चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आपको आज पढ़ेंगे वो आपके उत्सर्जन से ही रिलेट करता हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप सभी कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। मनुष्य में
यूरिया मुख्यतः निर्मित होता है मनुष्य में। यूरिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए, NH2CONH2। यूरिया का सूत्र जो है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसे सर्च कर लीजिए गूगल वगैरह पे, नहीं तो मैंने आपको अभी बताया है NH2CONH2 ये आपका यूरिया का जो है वो सूत्र होता है। ठीक है, वही अगर अमोनिया की बात करी जाए तो NH3 होता है एमोनिया का। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये सब बहुत सी छोटी चीज़ें हैं, आपने हाई स्कूल में अपने 12th लेवल में बुक्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम उतने अगर डीप लेवल में जाएंगे तो आपको हम आगे क्लास में नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि यह चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ कर आए हुए हैं। मनुष्य में यूरिया मुख्यतः निर्मित होता है। तो यूरिया जो है वो मुख्यतः कहाँ निर्मित होता है? देखिए, यूरिया मुख्यतः बात करी जाए यानी कि जहाँ पर यूरिया मुख्य रूप से उसका उत्पादन होता है तो वो आपके लीवर में होता है। किस में होता है? यकृत में। यहाँ पर लीवर या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा, और अगर प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप हमें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी डिप्लोमा इंटेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ क्लास को जरूर शेयर करा करिए। इसके साथ साथ अगर आप ने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर PDF और स्टडी मटेरियल आपको हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके अलावा हमारी एक टेलीग्राम की क्विज ग्रुप है जिस पर आपको डेली क्विजेज कराए जाते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं जो आपके प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा पदार्थ अत्यधिक उत्सर्जित होगा? कौन सा पदार्थ अत्यधिक उत्सर्जित होगा? तो ये होगा आपका कौन सा? यूरिया एवं यूरिक अम्ल। आप यहाँ पे जल दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है, लवण दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूरिया का निर्माण जो है आपके लीवर में होता रहता है लगातार, तो यहाँ पर C ऑप्शन। और यूरिक अम्ल जो आपके मूत्र मार्ग से बार बार निकलता रहता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार मूत्र त्याग करना होता है, और मूत्र में क्या सबसे अधिक मात्रा में होता है? यूरिया। ठीक है, तो ये आपका C ऑप्शन जो है आपके कॉमन सेंस से अगर आप इसे 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन प्रवहित होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन परिवहित या फिर प्रवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर के विभिन्न भागों तक जो रक्त जो है उसके द्वारा जो विभिन्न भागों में आपके शरीर में जाता है। आप जानते हैं कि शरीर में जो रक्त होता है वो पंप होता है। अब पंप होने के बाद रक्त जो फेफड़ों में पंप होता है तो वो आपके शरीर में आपके नसों के माध्यम से आपके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो वो किसके द्वारा होता है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कितना? B यानी श्वेत रक्त कणिका या फिर श्वेत रक्ताणु द्वारा, या फिर WBC भी आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RBC एंड WBC, इसका जीवन काल कितना होता है? ठीक है, RBC और WBC इनका जीवन काल कितने दिनों तक होता है, यानी कितने दिनों तक ये जीवित रहते हैं और इनका फिर से निर्माण हो जाता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। आप सभी इसको सर्च करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका आंसर भी बता देंगे। यहाँ पर B ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे की शरीर कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हीमोफैलिक में प्रधान रूप से इस रूप में डाल लेती हैं। किस रूप में? तो वो पोटेशियम यूरेट के रूप में। यहाँ पर A ऑप्शन जो दिख रहा है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक लक्षण है जो मानवों तथा वयस्क मेढकों दोनों में समान रूप से पाया जाता है? ऐसा समान लक्षण कौन सा है जो कि हमें यानी मनुष्यों में, और इसके अलावा जो वयस्क यानी बूढ़े मेढक कह सकते हैं, या फिर जो एक तरह से विकसित मेढक हैं उनके में और हमारे में समान रूप से पाया जाता है? ऐसा क्या होता है? क्या 4 कच्चे हृदय जो है वो हमारे में यानी मनुष्य के अंदर और मेढक के अंदर भी पाए जाते हैं? क्या इनमें आंतरिक निषेचन होता है, या फिर केंद्रकलित लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो दोनों में ही पाई जाती हैं, या फिर यूरिया उत्सर्जी विधि का उत्सर्जन? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका D ही होगा, यानी यूरिया विधि द्वारा जो उत्सर्जन होता है वो मेढकों और मनुष्य दोनों में ही एक समान रूप से ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूरिक अम्ल किसका मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिक अम्ल किसका मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है? तो वो है आपका तिलचट्टा। यहाँ पर C ऑप्शन जो दिख रहे हैं आप, ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि शरीर में से यकृत को हटा दिया जाए
तब कौन सा पदार्थ रुधिर में बढ़ जाएगा। देखिए अगर यकृत में सबसे अधिक मात्रा में क्या बनता है तो आप कहेंगे सर बनता है यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल बनता है। लेकिन जब आपके शरीर में यकृत को ही हटा दिया जाए, यकृत आपके शरीर में है ही नहीं, तो आपके रक्त में किस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक बढ़ जाएगी तो आपके शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। और अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से आपके शरीर में हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, या फिर दिल का दौरा जिसे बोलते हैं आप हैं, ठीक है, ये सब समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूत्र है, मूत्र क्या है आपके शरीर में, तो मूत्र जो है ये आपका रक्त से अति पराशरी व मेडुलरी द्रव्य के समपराशरी है। बी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जलीय सरीसृप होते हैं, तो जलीय सरीसृप जो होते हैं वो आपके यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। अच्छा यूरियोटेलिक क्या है इसके बारे में हम अभी अब अगला जो प्रश्न आएगा उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजिनस वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए क्रिएटिनाइन, क्रिएटिन, ग्वानिन, ये सभी आपके नाइट्रोजिनस पाए जाते हैं, यानी हमें नाइट्रोजन के अवयव मिलते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आप लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जंतु यूरिकोलेटिक हैं। ऐसे कौन से जंतु हैं जो कि यूरिकोटेलिक हैं। यूरिकोटेलिक यानी क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो छिपकली है, इसके अलावा जो कौवा है, ये दोनों जो हैं आपके यूरिकोटेलिक हैं। अच्छा यूरिकोटेलिक क्या है इसके बारे में आपको अगला जो प्रश्न आएगा उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन उपापचय के अवशिष्ट कौन से हैं। प्रोटीन उपापचय के अवशिष्ट कौन से हैं, तो प्रोटीन का जब आप शरीर में पाचन होता है तो अपशिष्ट पदार्थ क्या निकलते हैं, तो वो पदार्थ जो होते हैं वो आपके यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिनिन के रूप में निकलते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे उत्सर्जन मार्ग से तो निकलता नहीं है, इसके अलावा ऑक्सीजन नहीं निकलता है, इसके अलावा यहाँ पे Ala9 दिखा गया है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्रिएटिनिन, यूरिया और अमोनिया जो एक साथ दिया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। देखिए आइए क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा गया है कि अर्ध ठोस रूप में नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। अर्ध ठोस यानी आप कह सकते हैं कि द्रव रूप में या फिर पूरी तरह से ठोस है नहीं, अर्ध ठोस की बात करी गई है। तो जो आपके नाइट्रोजनी अवशिष्ट होते हैं यानी यूरिया हो गया, आपने अभी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, यूरिक अम्ल या फिर ये सब जो आपके पदार्थ होते हैं वो अर्ध ठोस के अंतर्गत आते हैं। अर्ध ठोस रूप में अगर नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट है वो उत्सर्जित होता है, तो वो सभी जंतु जो कहलाते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक। आपको समझ में आ गया यूरिकोटेलिक किसे कहते हैं। जैसे आपने देखा मेढक है या फिर मनुष्य है या फिर आप हम हैं, तो हम लोगों में जो उत्सर्जन होता है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में ही होता है। तो इसीलिए हम सभी जो है वो यूरिकोटेलिक जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थात हम भी जो है ये यूरिकोटेलिक प्रकार के ही होंगे। इसके अलावा मेढक था और अन्य जंतु जो होंगे आपको आगे के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। इससे रिलेट करते हुए प्रश्नों को अगर आप चलते हैं तो आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको आते रहेंगे। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप देंगे, इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अभी हमने आपको ऊपर बताया कौन सी जोड़ी सही नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए मनुष्य जो है या क्या ये यूरिकोटेलिक है, क्या ये अवशिष्ट पदार्थ जो निकालता है आपके शरीर में वो नाइट्रोजन के रूप में निकालता है, तो बिल्कुल सही है, आपने सर अभी बताया था, तो ये तो सही हो गया सर ना, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा पक्षी के बारे में मैंने आपको अभी ऊपर के 2-3 क्वेश्चन छोड़कर अभी देखा आपने सॉल्व किया, तो ये भी तो सही होगा, पक्षी जो है यूरिकोटेलिक के अंतर्गत आते ही हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो आपकी छिपकली है, छिपकली, तो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, छिपकली और पक्षी ये दोनों यूरिकोटेलिक के अंतर्गत ही आते हैं। आपने अभी ऊपर क्वेश्चन इसको सॉल्व किया था, क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब आपने देखा कि ये तो सर सही है, ये तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था तो ये सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो बचा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो यही तो सही हुआ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ये जोड़ा सही नहीं है। व्हेल मछली जो है वो अमोनोटेलिक होती है, क्या ये सही है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न, क्योंकि आपके उत्सर्जन इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने करीब 20 क्वेश्चन को ऐड कर रखा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन आपको हमने अच्छे समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो, ज़रा भी बेनिफिशियल लगा हो, तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करा करिए, जिससे हमें भी लगे कि हाँ आप लोग
क्लासेस को अच्छे से ले रहे हैं और इंटेंस एग्ज़ाम 2024 को क्रैक करने के लिए एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।